हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं कीनेसियन थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन। ये हमारे BA LLB सेमेस्टर 4 की थर्ड यूनिट का टॉपिक है। देखिए, सिलेबस में जो आपके मेंशन है कीनेसियन थ्योरी ऑफ इनकम डिटर्मिनेशन, एक टॉपिक ये है और दूसरा है डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैक्रो इक्विलिब्रियम विद एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन अंडर एम्प्लॉयमेंट। ये आपके सिलेबस में गिवन है टॉपिक का नाम। देखिए, नाम से कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये दोनों चीज़ें हम इसी में पढ़ने वाले हैं। थ्योरी का नाम यही है, कीनेसियन थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन। तो चलिए बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं कंजम्पशन के साथ। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की। क्या होता है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम? प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है रेशियो ऑफ कंजम्पशन एंड इनकम। आपकी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इनकम के बीच का रेशियो बताता है। ये रेशियो हम दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, दूसरा है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को शॉर्ट में हम APC भी लिखते हैं और इसका फॉर्मूला क्या होता है? APC इज इक्वल टू C अपॉन Y। C इज कंजम्पशन, Y इज इनकम। C क्या है यहाँ पे? C इज कंजम्पशन एंड Y इज इनकम। ठीक है, C इज कंजम्पशन, CN से मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ कंजम्पशन को, एंड Y इज इनकम। तो ये हो गया हमारा कि इनकम में कितना पार्ट कंज्यूम हो रहा है। वहीं MPC क्या होता है? MPC होता है डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y। दिस डेल्टा, दिस साइन इज डेल्टा, और ये क्या बताता है? चेंज को बताता है कि क्या चेंज आ रहा है। इट शोज चेंज। अब देखिए, डेल्टा C का मतलब क्या हुआ कि कंजम्पशन में कितना चेंज आ रहा है, और डेल्टा Y का मतलब कि इनकम में कितना चेंज आ रहा है। तो MPC बेसिकली क्या शो कर रहा है कि इनकम में चेंज आने की वजह से कंजम्पशन में कितना चेंज आ रहा है। यानी आपकी इनकम जब इंक्रीज हुई उसमें से कितना पार्ट आप कंज्यूम कर रहे हो। आपकी इनकम पहले 100 रुपीज़ थी, 100 से बढ़ के अगर 150 हो गई तो 150 होने के बाद आपकी इनकम बढ़ी कितनी है? 50 रुपये। और इस बढ़ी हुई इनकम में से, इस बढ़े हुए 50 रुपये में से अगर आप 25 रुपये कंज्यूम कर रहे हो तो MPC किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? 25 अपॉन 50 विच इज़ हाफ। यानी आप अपनी बढ़ी हुई इनकम का 50% कंज्यूम कर रहे हो। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। तो पहले बात करते हैं APC की। देखिए, APC की मिनिमम वैल्यू कब निकलेगी? मान लेते हैं कंजम्पशन 0 है। अगर कंजम्पशन 0 होगा तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो APC की वैल्यू क्या आएगी? 0। अगर आप अपनी इनकम में से कुछ भी कंज्यूम नहीं कर रहे हो, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है बट लेके चलते हैं, अगर आप अपनी इनकम में से कुछ भी कंज्यूम नहीं कर रहे हो तो APC की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। फिर नेक्स्ट, अगर आप अपनी इनकम में पूरा का पूरा पार्ट कंज्यूम कर रहे हो, आपकी जितनी इनकम है उतना खर्च कर रहे हो, तो APC की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। C इज इक्वल टू Y का मतलब कंजम्पशन कितना है? जितनी आपकी इनकम है, तो APC की वैल्यू 1 आ जाएगी। यहाँ पे अगर Y सब्सटीट्यूट करेंगे सो इट विल बी 1। तो APC की मिनिमम वैल्यू क्या हो गई? 0, मैक्सिमम वैल्यू 1। ये हो गई APC की रेंज। APC लाइज बिटवीन 0 एंड 1। अब बात करते हैं MPC की। MPC की मिनिमम वैल्यू कब होगी? जब न्यूमरेटर 0 यानी डेल्टा C 0 होगा। आपकी इनकम बढ़ी है लेकिन आपने कंजम्पशन बढ़ाया ही नहीं, आप हो बेहद कंजूस। तो आपने क्या किया? इनकम बढ़ी लेकिन सारा पैसा बचा के रख लिया, खर्च कुछ भी नहीं किया, तो यहाँ पे MPC हो जाएगी 0। दूसरा केस, अगर आपकी बढ़ी हुई इनकम में आपने पूरा का पूरा कंजम्पशन के लिए काम में ले लिया, आपकी बढ़ी हुई इनकम को पूरा कंज्यूम कर लिया, तो आपकी MPC कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। इफ़ डेल्टा C इज इक्वल टू डेल्टा Y, तो ऊपर भी डेल्टा Y नीचे भी डेल्टा Y, कट के हो जाएगी 1, तो MPC की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो यहाँ से MPC की रेंज क्या निकलती है? MPC लाइज बिटवीन 0 एंड 1। अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है, MPC का फीचर आता है कि जो
पुअर लोग होते हैं उनके लिए एमपीसी की वैल्यू ज़्यादा होती है और रिच के लिए एमपीसी की वैल्यू कम होती है। ऐसा क्यों होता है समझते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए, खुश हो जाइए, आपकी इनकम है 1.5 लाख रुपए महीने की, ठीक है, बहुत अमीर है वो, ख्याली पुलाव है, पका लो, कुछ जाता नहीं है। तो आपकी इनकम है 1.5 लाख और आपकी इनकम फिर 50,000 बढ़ जाती है, तो आप क्या सोचोगे कि इस बढ़ी हुई इनकम को, इस 50,000 को कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए या किस तरीके से सेव करना चाहिए, ठीक है। तो आप पूरा कंज्यूम करने के बारे में नहीं सोचोगे, तो इसलिए आपकी एमपीसी कम होगी, क्योंकि आप बढ़ी हुई इनकम में से कितना कंज्यूम कर रहे हो, काफ़ी कम कंज्यूम कर रहे हो, ज़्यादा आप क्या सोच रहे हो कि कहाँ पे सेव करूँ। लेकिन अगर कोई गरीब आदमी है, उसकी इनकम थी 100 रुपये, 100 से बढ़ के 150 हो गई, तो वो क्या सोचेगा कि चलो अब 50 रुपये और आ गए हैं, अब मैं 3 टाइम खाना खाऊंगा, पहले मैं 2 टाइम खाना खाता था, अब 3 टाइम खाऊंगा, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, यही दुनिया का दस्तूर है। तो गरीब आदमी तो क्या है, उसकी इनकम बढ़ती है तो वो क्या सोचता है कि चलो ठीक है, अब मैं खाना खा लूँगा, मैं अच्छे कपड़े पहन लूँगा। तो इसलिए गरीबों की एमपीसी ज़्यादा होती है और अमीरों की एमपीसी कम होती है। नेक्स्ट एक लॉ आता है, कीन्स ने एक लॉ दिया था, फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। इस लॉ में मेनली 3 बातें हैं। पहली बात क्या है कि जब आपकी इनकम बढ़ती है तब आपका कंजम्पशन भी बढ़ता है, लेकिन जो इनकम बढ़ती है वो ज़्यादा होती है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपकी इनकम बढ़ रही है तो कंजम्पशन तो बढ़ ही रहा है, लेकिन साथ में आपकी सेविंग भी बढ़ गई। आपने सारे जो बढ़ी हुई इनकम है उसको कंज्यूम नहीं किया, आपने सेविंग को भी बढ़ा दिया। तो कुल मिला के बात यह है कि डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस, यानी चेंज इन इनकम इज इक्वल टू चेंज इन कंजम्पशन प्लस चेंज इन सेविंग। आपकी बढ़ी हुई इनकम किस में जाएगी, कुछ कंज्यूम हो जाएगी और कुछ आप अपनी सेविंग में ऐड कर दोगे, ठीक है। ये फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन है। इसी लॉ पर कीन्स का मॉडल बेस्ड है। फिर बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंजम्पशन की। देखिए, 2 तरह के कंजम्पशन होते हैं, एक ऑटोनॉमस कंजम्पशन और एक इंड्यूस्ड कंजम्पशन। ऑटोनॉमस कंजम्पशन कौन सा होता है, विच इज डिपेंडेंट ऑन इनकम, दिस वाई डिनोट्स इनकम, विच इज डिपेंडेंट ऑन विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम, यानी आपकी इनकम 0 होगी तब भी इतना पार्ट तो आप कंज्यूम करोगे। जैसे अभी आप पढ़ाई कर रहे हो, आपकी इनकम नहीं है तो भी आप कुछ ना कुछ कंजम्पशन तो कर ही रहे हो, और कुछ नहीं तो इंसान अगर जिंदा है खाना तो खाएगा ही, कैसे ही खाए। तो अगर इनकम 0 है तब भी ये कंजम्पशन तो होगा ही, और इसको हम डिनोट करते हैं A0 से। ये जो छोटा सा 0 दिख रहा है ना आपको, तो ये A0, इस 0 को हम कहते हैं नॉट, तो इट इज़ डिनोटेड बाय A0। फिर बात करते हैं इंड्यूस्ड कंजम्पशन की। देखिए, इंड्यूस्ड कंजम्पशन वो कंजम्पशन है जो आपकी इनकम पे डिपेंड करता है। इट इज़ डिपेंडेंट ऑन वाई, मीन्स इनकम। अब ये YD क्या है अभी बताते हैं। देखो, इसको हम डिनोट करते हैं B इंटू वाई माइनस T0 से। देखिए, अगर गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट आपकी इनकम में से कुछ पैसा टैक्स में काट लेती है, वो टैक्स किससे डिनोट कर रहे हैं हम, T0 से। दिस इज नथिंग बट टैक्स। अब इसमें भी हमने नोट क्यों लगाया है, ये आपको टैक्स पढ़ाएंगे तब समझ में आएगा। सो y माइनस T0, और y माइनस T0 इनकम में से टैक्स हटा दिया तो उसको हम लिखते हैं YD, विच मीन्स आपकी डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है। और B क्या है यहाँ पे, B है MPC, यानी आपकी इनकम में से कितना पार्ट आप कंज्यूम कर रहे हो, वो हो गया आपका इंड्यूस्ड कंजम्पशन। दिस B इंटू YD इज इनकम में से कितना पार्ट कंज्यूम कर रहे हो, जो हमें कौन बताता है, MPC बताते हैं। तो B इंटू YD। तो इन दोनों का ध्यान में रखते हुए अगर हम कंजम्पशन फंक्शन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, बस दोनों को ऐड कर देंगे। कंजम्पशन फंक्शन क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू A0 प्लस B y माइनस T0। ये हो गया हमारा कंजम्पशन फंक्शन। अगर इसको हम ग्राफ पर प्लॉट करें तो किस तरीके से करेंगे, देखिए, y एक्सिस पर हमने कंजम्पशन लिया, x एक्सिस पर हमने लिया इनकम को, और ये जो ग्राफ बनेगा ये अपवर्ड स्लोपिंग ग्राफ होगा। उसका मतलब क्या है कि ये इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। आपकी जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होगी आपका कंजम्पशन भी बढ़ेगा, इसीलिए ये इंक्रीजिंग ग्राफ है। और ये जो B है, व्हाट इज दिस, दिस इज MPC। इसी से हमें पता चलता है कि इस कर्व का स्लोप क्या है, स्लोप ऑफ कंजम्पशन
फंक्शन, स्लोप ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। स्लोप ऑफ कंजम्पशन फंक्शन किससे पता चलता है? एमपीसी से पता चलता है। स्लोप का मतलब इस कर्व का ढलान कितना है। अगर एमपीसी ज़्यादा होगी तो ढलान कुछ इस तरह का बनेगा, और कम होगी तो ऐसे बनेगा, और कम होगी तो इस तरीके से बनेगा। अच्छा, अब इसमें ये बात करते हैं कि यहाँ पे ये जो कर्व है ये ओरिजिन से शुरू नहीं हो रहा है। कहाँ से शुरू हो रहा है? कंजम्पशन से, वाई एक्सिस से शुरू हो रहा है। इसका मतलब क्या है? इसके पीछे भी एक सिग्निफिकेंस है। देखिए, हमने क्या माना है कि ऑटोनॉमस कंजम्पशन क्या है आपका? ए नॉट, और ये आपकी इनकम ज़ीरो होने पर भी आप कंज्यूम करोगे, इतना पार्ट तो आप कंज्यूम करोगे। तो यहाँ पर सी भी ज़ीरो है, वाई भी ज़ीरो है, कंजम्पशन भी ज़ीरो है और इनकम भी ज़ीरो है, क्योंकि ये ओरिजिन है। अब यहाँ पे जब ग्राफ हमने शुरू किया हम सीधे ऊपर चले गए, यानी कि इनकम ज़ीरो होने पर भी इतना तो आप कंज्यूम कर ही रहे हो, और ये कौन सा पार्ट है? ऑटोनॉमस कंजम्पशन का पार्ट है, इसीलिए हमने इसको ए नॉट से शो किया है। तो चलिए, ये था आपका कंजम्पशन। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग। सो लेट्स डिस्कस सेविंग फंक्शन। देखिए, सेविंग फंक्शन भी काफ़ी कुछ कंजम्पशन की तरह ही चलने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं प्रोपेंसिटी टू सेव। प्रोपेंसिटी टू सेव मतलब रेशियो ऑफ सेविंग एंड इनकम। जैसे प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन में क्या था? रेशियो ऑफ कंजम्पशन एंड इनकम। तो प्रोपेंसिटी टू सेव में हो जाएगा रेशियो ऑफ सेविंग एंड इनकम। अब यहाँ पे भी दो तरह की होती है ये प्रोपेंसिटी टू सेव। एक होती है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, जिसको हम एपीएस कहते हैं। एक होती है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, जिसको एमपीएस कहते हैं। एपीएस का फॉर्मूला हो जाता है एस अपॉन वाई, यानी टोटल इनकम में से कितना पार्ट आप सेव कर रहे हो, ये पता करते हैं। इसकी अगर रेंज की बात करी जाए तो रेंज क्या होगी? अगर सेविंग ज़ीरो है, आप दिलदार आदमी हो, जितना कमा रहे हो पूरा खर्च कर रहे हो, सेव कुछ नहीं कर रहे, तो एपीएस ज़ीरो हो जाएगा। और आप बेहद कंजूस आदमी हो कि एकदम बुड़बक की तरह कि जितनी इनकम है आपकी वो पूरी आप सेव कर लो, तो आपकी एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव कितनी हो जाएगी? 1। तो यहाँ से हमारे पास एपीएस की रेंज निकल के आती है। एपीएस की रेंज हो जाएगी 0 से 1। एपीएस की रेंज हो जाएगी 0 से 1। फिर एमपीएस की बात करें, एमपीएस का फुल फॉर्म डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। अगर रेंज की बात करें तो देखिए, सबसे पहले डेल्टा एस को 0 रखेंगे कि आप बढ़ी हुई इनकम में से, आपकी इनकम जो इंक्रीज़ हुई है उसमें से कितना सेव कर रहे हो? कुछ भी सेव नहीं कर रहे, तो एमपीएस 0। और ये आपका एग्जाम्पल हो गया कि आप बढ़ी हुई इनकम में से पूरा सेव कर रहे हो, कुछ भी खर्च नहीं कर रहे, तो एमपीएस 1 हो जाएगा। तो यहाँ से एमपीएस की रेंज कितनी आ जाएगी? एमपीएस की रेंज भी कितनी आ जाएगी? 0 से 1। अब देखिए, सेविंग और कंजम्पशन दो चीज़ों की बात करें तो जो कंजम्पशन हमने पढ़ा उसका मतलब पैसे को खर्च करना, सेविंग मतलब पैसे को बचाना। तो ये दोनों एकदम अपोजिट चलेंगे एक दूसरे के। देखिए, वैल्यू ऑफ एमपीएस निकालते हैं, किस तरीके से निकालेंगे? देखिए, डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा वाई, यानी बढ़ी हुई इनकम या तो कंज्यूम होगी या फिर सेव होगी। अगर मैं इस इक्वेशन में डेल्टा वाई से डिवाइड कर दूं हर एक टर्म को, तो मेरे पास आएगा डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई प्लस डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई प्लस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई। अब जो ये वाला पार्ट है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है हमारा एमपीसी। डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, ये हमने अभी देखा, ये क्या हो जाता है? एमपीएस। और डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई, ये हो जाएगा 1। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? एमपीएस की वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या करूँगा? इस एमपीसी को उठा के इधर ले जाऊँगा, तो ये प्लस से हो जाएगा माइनस। सो एमपीएस इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी। एमपीसी की वैल्यू मैंने क्या रखी थी? एमपीसी की वैल्यू मैंने बी से डिनोट करी थी, तो यहाँ पे मैंने एमपीसी की वैल्यू रख दी बी, तो एमपीएस की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस बी। तो एमपीएस की इस वैल्यू को हम आगे काम में लेंगे। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेविंग की। दो तरह की सेविंग है, ऑटोनॉमस सेविंग, इंड्यूस सेविंग। ऑटोनॉमस सेविंग जो आपकी इनकम पे डिपेंड नहीं करती है, इंड्यूस सेविंग जो आपकी इनकम पे डिपेंड करेगी। ऑटोनॉमस सेविंग हो जाएगी माइनस ए नॉट। ऑटोनॉमस कंजम्पशन हमने क्या लिया था? ए नॉट। तो ऑटोनॉमस सेविंग कितनी हो जाएगी? माइनस ए नॉट। माइनस लगा दिया कि आपकी इनकम 0 हो तो भी आप कंज्यूम करोगे। वो कंजम्पशन कहाँ से आएगा? वो कंजम्पशन आएगा आपकी सेविंग में से। तो आप नेगेटिव सेविंग कर रहे हो। नेगेटिव सेविंग को हम कहते हैं डिस सेव कर रहे हो, डिस सेविंग हो रही है यहाँ पे। इंड्यूस सेविंग की बात करें तो 1 माइनस बी एमपीएस की वैल्यू,
और y माइनस टी नॉट ये आपकी डिस्पोजेबल इनकम। तो आपकी ये हो जाएगी 1 माइनस बी इंटू वाई डी, ये हो गया आपकी इंड्यूस सेविंग। तो इन दोनों को ऐड कर दें तो हमारे पास सेविंग फंक्शन क्या आ जाता है, s इक्वल टू माइनस ए प्लस 1 माइनस बी इंटू वाई माइनस टी नॉट। अब फिर यहाँ पे टी नॉट क्यों आ रहा है, देखिए टी नॉट जो है आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा, जब हम टैक्स की बात करेंगे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और टैक्स की बात करेंगे, तब हम ये समझेंगे कि हम ये बार बार टी नॉट क्यों लिख रहे हैं। और ये माइनस ए नॉट होगा यहाँ पे, ठीक है, माइनस ए नॉट। अगर इसी का मैं ग्राफ बनाऊं तो देखिए मैंने एक्स एक्सिस पर ली है इनकम, वाई एक्सिस पर सेविंग और नेगेटिव वाई एक्सिस पर नेगेटिव सेविंग ली है माइनस एस। अब सेविंग का जो ग्राफ शुरू होगा ये कहाँ से होगा, माइनस एस से होगा। और ये जो वैल्यू है कि से इनकम ज़ीरो होने पर भी हम थोड़ी बहुत डिस सेविंग कर रहे हैं, ये आपके क्या दिखा रहा है, ऑटोनोमस सेविंग को दिखा रहा है, माइनस ए नॉट कि आपकी इनकम ज़ीरो है तो सेविंग क्या होगी, नेगेटिव होगी। और ये अपवर्ड स्लोपिंग ग्राफ बनेगा, यानी आपकी जैसे जैसे इनकम बढ़ती रहेगी वैसे वैसे आपकी सेविंग भी बढ़ती रहेगी, इसलिए अपवर्ड स्लोपिंग ग्राफ है। तो ये हमने इक्वेशन डाल दी और यहाँ पे जो MPS है 1 माइनस बी, 1 माइनस बी क्या है MPS, और MPS क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ सेविंग फंक्शन, स्लोप ऑफ सेविंग फंक्शन। ये हो गया हमारा सेविंग फंक्शन कंप्लीट। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट इन्वेस्टमेंट। तो देखिए इन्वेस्टमेंट के भी दो टाइप्स होते हैं, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट जो आपकी इनकम पे डिपेंड नहीं करता है, ये इकोनॉमी में इस लेवल पर मेंटेन रहता है भले से चाहे इनकम ज़ीरो हो। और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट आपका वो इन्वेस्टमेंट जो इनकम पे डिपेंड करता है, बट कीन्स ने अपने सिंपल मॉडल में इसको नहीं लिया है और ये आपके कोर्स में नहीं है। आपके कोर्स में सिर्फ सिंपल किनीशियन मॉडल, तो ये तो आएगा नहीं, ये आएगा। और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को हमने आई नॉट से डिनोट कर रखा है, जो भी ऑटोनोमस टर्म रहती है उसको हम ज़ीरो लगा देते हैं उसमें, तो आई नॉट से डिनोट किया है। अगर इसी चीज़ को हम फिर इन्वेस्टमेंट फंक्शन क्या रह गया, आई इक्वल टू आई नॉट, इसी चीज़ को हम ग्राफ पे प्लॉट कर देते हैं। वाई एक्सिस पर हमने लिया है इन्वेस्टमेंट, एक्स एक्सिस पर इनकम। तो जो इन्वेस्टमेंट का ग्राफ है ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है, और कहाँ पे बनेगा, आई नॉट पे बनेगा। तो आई इक्वल टू आई नॉट, ये हमारा इन्वेस्टमेंट फंक्शन हो गया। और इनकम का लेवल चाहे कोई भी हो, इस लेवल की इनकम हो, मतलब इनकम का लेवल कुछ भी हो, y1 हो, y2 हो, y3 हो, कोई सा भी लेवल हो, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट यहाँ पे है नहीं और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इसी लेवल पर बना रहेगा, ठीक है। इनकम का लेवल कुछ भी हो, इन्वेस्टमेंट इतना ही रहेगा। सो नेक्स्ट बात करते हैं हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और टैक्स की। तो बात करते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और टैक्स की। तो देखिए कीन्स ने अपने मॉडल में सिर्फ और सिर्फ ऑटोनोमस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ही लिया है, तो इसलिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर फंक्शन क्या हो जाएगा, G इक्वल टू जी नॉट। जी नॉट क्या दिखा रहा, ऑटोनोमस टर्म। और अगर इसको ग्राफ पर प्लॉट करेंगे तो सिंपल एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी कि इनकम का लेवल कुछ भी हो, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इतना ही रहेगा, ठीक है, और इसका लेवल क्या होगा, जी नॉट होगा। टैक्स की बात करें तो कीन्स ने अपने मॉडल में सिर्फ और सिर्फ ऑटोनोमस टैक्स को कंसिडर किया है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, टैक्स फंक्शन टी इक्वल टू टी नॉट। तो ये जो टी नॉट है ये हम इतनी देर से कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग फंक्शन में काम में ले रहे थे। इसका ग्राफ बनाएं तो सिंपल एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, की इनकम का लेवल कुछ भी हो टैक्स सेम बना रहेगा, ठीक है। तो ये सब पता करने के बाद अब हम बात करेंगे इनकम डिटर्मिनेशन मॉडल ऑफ कीन्स। सो नाउ लेट्स फाइनली डिस्कस इनकम डिटर्मिनेशन मॉडल ऑफ कीन्स। बड़ी आसान सी चीज़ें हैं, देखिए सबसे पहले एग्रीगेट डिमांड क्या है, C प्लस आई प्लस जी, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का सम। एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, एग्रीगेट सप्लाई होता है टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच इज इक्वल टू Y, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है, हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड। तो इनकी वैल्यू डाल दी हमने, एग्रीगेट सप्लाई इज Y एंड एग्रीगेट डिमांड इज C प्लस आई प्लस जी। एक बात ध्यान रखिए, अगर एग्जाम में स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि आपको टू सेक्टर इकोनॉमी का केस लेके चलना है तो आपको यहाँ गवर्नमेंट को हटा देना है, ठीक है। टू सेक्टर में फिर आपकी क्या क्या रह जाएगी,
एक आपका हाउस होल्ड रह जाएगा और एक रह जाएगा आपकी फर्म्स। तो हाउस होल्ड क्या करेंगे, कंजम्पशन करेंगे, फर्म्स इन्वेस्टमेंट करेगी, तो सिर्फ y इज इक्वल टू सी प्लस आई रहेगा और एग्रीगेट डिमांड सी प्लस आई हो जाएगी आपकी, ठीक। क्योंकि हम 3 सेक्टर लेके चल रहे हैं और आपके 3 सेक्टर में 2 सेक्टर का केस अपने आप कवर हो ही जाता है, तो हम 3 सेक्टर ही लेके चलेंगे, अनलेस स्पेसिफाइड आपको 3 सेक्टर ही बताना है, ठीक है। अगर कुछ अनलेस स्पेसिफाइड आपको 3 सेक्टर बताना है, अगर स्पेसिफिकली मेंशन कर रखा हो कि 2 सेक्टर इकोनॉमी का केस बताना है, तब आपको 2 सेक्टर इकोनॉमी का केस बताना है। कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, चीज़ें सेम ही चलेंगी। तो देखिए पहले बनाते हैं एग्रीगेट सप्लाई कर्व। आपका जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व होगा वो होगा एक 45 डिग्री लाइन, ये हो जाएगा आपका एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन। अब यहाँ पे सवाल आता है 45 डिग्री लाइन ही क्यों आएगी। देखिए इकोनॉमी के लेवल पे हम मानते हैं कि हमारे एक्सपेंडिचर और इनकम बराबर होती है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में हमने ये देखा था कि प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर ये तीनों चीज़ें सेम होती है। तो यहाँ पे भी हमने इनकम और आउटपुट एक ही एक्सेस पे लिए क्योंकि इकोनॉमी के लेवल पर सेम बात है, दूसरी एक्सेस पे हमने एक्सपेंडिचर लिया है। तो 45 डिग्री लाइन ये इंडिकेट कर रही है कि एग्रीगेट सप्लाई जो है ये क्या है, एक्चुअल वैल्यू है, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है। तो एक्सपेंडिचर और इनकम दोनों सेम रहेगा। अगर आपने हमारी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, गो एंड चेक आउट दैट वीडियो। तो ये हो गया हमारा एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन। और एग्रीगेट डिमांड फंक्शन होगा जिसमें सी प्लस आई प्लस जी, ये होगा कुछ इस तरह का। ये क्या हो जाएगा हमारा एग्रीगेट डिमांड फंक्शन विच इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी। अगर 2 सेक्टर केस हो तो सी प्लस आई लिख देना, बाकी कर्व सेम रहेगा, फंक्शनिंग सेम रहेगी। यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट को हम नाम देंगे ई, और इसके नीचे जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट रहेगा या इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम रहेगा उसको हम नाम देंगे वाई ई। अब हम 2 केस लेते हैं। पहला केस लेते हैं ये वाला और एक लेते हैं ये वाला, तो इनका नाम दे देते हैं y1 और y2। अब y1 वाली जो सिचुएशन है, अगर इकोनॉमी y1 पर है, इकोनॉमी में आउटपुट y1 है, तो यहाँ पे एक चीज़ मुझे देख के बताइए कि क्या ज़्यादा है, इकोनॉमी में एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा है या फिर एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है। देखिए ज़्यादा वो होगा जो कर्व ऊपर होगा, तो ये है एग्रीगेट डिमांड कर्व और ये है एग्रीगेट सप्लाई कर्व, ठीक है। तो ज़्यादा क्या हो जाएगा, एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, यानी इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड है। जब एक्सेस डिमांड है तो क्या करोगे आप आउटपुट को इंक्रीज करोगे, और कब तक करोगे, जब तक दोनों सेम ना हो जाए, आप इक्विलिब्रियम पे ना पहुंच जाओ। फिर इक्विलिब्रियम पे पहुंच के आपको आउटपुट होगा बाई ई। दूसरा केस लेते हैं ये वाला y2 वाला। y2 में क्या ज़्यादा होगा, एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होगी या एग्रीगेट सप्लाई। देखिए एग्रीगेट सप्लाई कर्व ऊपर है अब, तो यहाँ पर क्या होगा, एग्रीगेट सप्लाई इज ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड। जब ये कंडीशन होगी तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इकोनॉमी में एक्सेस सप्लाई वाला केस है, सप्लाई ज़्यादा है डिमांड कम है, तो आप अपने आउटपुट को कम कर दोगे, ठीक है। और आउटपुट कम करोगे और दोबारा से इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट वाई ई पर पहुंच जाओगे और इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। ये थी हमारी फर्स्ट अप्रोच, ADAS अप्रोच। इसमें सेकंड अप्रोच है SI अप्रोच, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगी, यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी कि हमारी सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों बराबर है। तो यहाँ पे S जो है वो क्या है, प्राइवेट सेविंग, जो हाउस होल्ड कर रहे हैं वो वाली सेविंग। T माइनस जी इज गवर्नमेंट सेविंग, T माइनस जी इज गवर्नमेंट सेविंग, T टैक्स, G इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो टैक्स माइनस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट के जो रेवेन्यू है, टैक्स से रेवेन्यू मिल रहा है और एक्सपेंडिचर किस फॉर्म में हो रहा है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो टैक्स में से, रेवेन्यू में से हम एक्सपेंडिचर हटा देंगे तो हमारे पास गवर्नमेंट की सेविंग आ जाएगी। एंड दिस शुड बी इक्वल टू टोटल इन्वेस्टमेंट विच इज आई। तो टोटल सेविंग यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट के बराबर होनी चाहिए। अब हमारे सिंपल केनेशियन मॉडल के अकॉर्डिंग चलेंगे और t को अज्यूम करेंगे 0 के बराबर, लेट t इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इक्वेशन हमारे पास रह जाती है s माइनस जी इज इक्वल टू आई, और g को अगर मैं दूसरी साइड ले जाऊं तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा और इक्वेशन बन जाएगी s इज इक्वल टू आई प्लस जी, ठीक है।
अब इसी चीज को हम ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। तो हमारा सेविंग फंक्शन हमने देखा था कि नेगेटिव वाई एक्सिस से शुरू होता है और ये हो जाएगा हमारा सेविंग फंक्शन आई प्लस जी। अब देखिए आई भी हमने ऑटोनोमस लिया था, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी ऑटोनोमस था, तो आई प्लस जी एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, आई प्लस जी। ये हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की लाइन और ये होगी सेविंग की लाइन। और ये हमारा जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा वो हो गया इक्विलिब्रियम पॉइंट, और इस पॉइंट पे जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, वाई ई, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट। अब देखिए इसमें भी अगर हम बात करें कि स्पेसिफिकली मेंशन कर रखा हो कि इकोनॉमी में आपको सिर्फ 2 सेक्टर इकोनॉमी का केस लेना है, तो 2 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल में क्या होगा, यहाँ से जी हट जाएगा, आई एज इट इज बनेगा, एस एज इट इज बनेगा, सारी चीजें सेम रहेगी, बस आपको गवर्नमेंट की चीजें हटा देनी है। तो टैक्स और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दोनों हटा देने, सिंपल इक्वेशन बन जाएगी, फिर एस इज इक्वल टू आई, और आपको सेविंग और इन्वेस्टमेंट का ग्राफ मेंशन करना होगा, बाकी सारी चीजें सेम रहेगी। अब जैसे हमने यहाँ पे 2 केसेस लिए थे, वैसे ही यहाँ पे भी 2 अलग अलग केसेस लेते हैं। एक केस लेते हैं ये वाला y1 और एक केस लेते हैं ये वाला y2। देखिए इस पॉइंट पर कौन सा ज़्यादा है, सेविंग ज़्यादा है या आई प्लस जी ज़्यादा है, आई प्लस जी ज़्यादा है, तो आई प्लस जी इज ग्रेटर देन एस। और यहाँ पे बात करें तो एस इज ग्रेटर देन आई प्लस जी। दोनों ही केसेस को डिस्कस करते हैं। देखिए इस पॉइंट पर क्या हो रहा है कि लोग सेव कम कर रहे हैं, सेविंग क्या है, कम है। तो सेविंग कम होने का मतलब ये कौन सी सिचुएशन हो जाती है हमारी, एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। सेविंग कम कर रहे हैं मतलब डिमांड ज़्यादा है, तो एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है, एक्सेस डिमांड है यहाँ पे, तो इसलिए हम आउटपुट को इंक्रीज करेंगे और इंक्रीज करते करते फिर इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएंगे। और अगर इस जगह की बात हो, सेविंग ज़्यादा होने का मतलब लोग सेव ज़्यादा कर रहे हैं, एग्रीगेट डिमांड कम है, एग्रीगेट सप्लाई यहाँ पे ज़्यादा है, एक्सेस सप्लाई वाला केस है, तो हम क्या करेंगे, आउटपुट को कम करेंगे और कम करते करते इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएंगे। तो ये आपकी दोनों अप्रोच हो गई, EDAS अप्रोच और सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन की। देखिए क्लासिकल मॉडल में तो हमने एक ही डायग्राम में जो 4 फिगर्स वाला डायग्राम बनाया था हमने, उस एक ही डायग्राम में हमने एम्प्लॉयमेंट, इनकम दोनों को ही डिटरमाइन किया था। बट कीन्स ने 2 अलग अलग मॉडल दिए हैं, तो जिसमें एक में इनकम डिटरमाइन किया है, एक में एम्प्लॉयमेंट डिटरमाइन किया है। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस कीनिजियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन। So now let's discuss employment determination model of Keynes। तो employment determination model में सबसे पहले हम aggregate demand function को describe करेंगे। देखिए describe करने की जरूरत क्यों पड़ी है, अभी हमने aggregate demand function को describe किया ही था कि AD is equal to C plus I plus G, लेकिन फिर से क्यों कर रहे हैं। देखिए जब employment determination model की बात हो रही है तब हमने y एक्सेस पर लिया है इनकम और आउटपुट, जिसको हम y से डिनोट कर रहे हैं, और एम्प्लॉयमेंट लिया है हमने एक्स एक्सिस पर, जिसको हम एन से डिनोट कर रहे हैं। तो क्योंकि यहाँ पे ग्राफ अलग बन रहा है, एक्स और वाई एक्सिस भी अलग अलग है, एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है यहाँ पे, तो एग्रीगेट डिमांड फंक्शन को भी हमें एम्प्लॉयमेंट की टर्म्स में एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। इसीलिए हम एग्रीगेट डिमांड फंक्शन को फिर से एक्सप्लेन कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट की टर्म्स में। तो क्या कहते हैं कीन्स, एग्रीगेट डिमांड फंक्शन इज द एक्सपेक्टेड रिसीट्स ऑफ एंटरप्रेन्योर एट वेरियस क्वांटिटीज ऑफ लेबर, यानी लेबर की अलग अलग क्वांटिटीज पर एक्सपेक्टेड रिसीट्स क्या हैं, कि एक्सपेक्टेड इनकम क्या है, अलग अलग लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे कितनी इनकम एक्सपेक्टेड है, वो बताते हैं एग्रीगेट डिमांड फंक्शन में। और एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन से क्या पता चलता है, एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन से पता चलता है एक्चुअल रिसीट्स ऑफ एंटरप्रेन्योर एट वेरियस क्वांटिटीज ऑफ लेबर। तो सिर्फ डिफरेंस कितना है कि एग्रीगेट डिमांड दिखा रहा है एक्सपेक्टेड रिसीट्स और एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन क्या दिखा रहा है, एक्चुअल रिसीट्स, कि एक्चुअल में कितना पैसा मिलने वाला है, कि एक्चुअल में कितनी इनकम जनरेट होगी। तो देखिए ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले तो आपको एक फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इसमें मेंशन करना होगा, ये ले लेते हैं हम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल।
ठीक है, NF। अब एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन कैसे बनेगा? एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन बनेगा कुछ इस तरह का, और फुल एम्प्लॉयमेंट पर पहुंचने के बाद ये एक स्ट्रेट लाइन कर्व में चेंज हो जाएगा। एग्रीगेट सप्लाई, कीन्स ने ऐसा माना है कि एग्रीगेट सप्लाई जो है फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि कीन्स ने जो फुल एम्प्लॉयमेंट को डिस्क्राइब किया है वो इस तरीके से किया है कि यहाँ पे इकोनॉमी के सारे रिसोर्सेज काम आ रहे हैं, और अब क्योंकि सारे रिसोर्सेज काम आ रहे हैं, हम इससे ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो अगर इससे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते, इसके बाद अगर इनकम बढ़ रही है तो एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रहा है, सिर्फ इनकम बढ़ रही है। और उसके रीज़न कुछ भी हो सकते हैं कि आउटपुट बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी की वजह से बढ़ रहा है, या फिर कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रहा है इस वजह से बढ़ रहा है, कुछ भी हो सकता है, बट एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ेगा फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद। और एग्रीगेट डिमांड फंक्शन जो है वो बनेगा कुछ इस तरह से। ये हो गया हमारा एग्रीगेट डिमांड फंक्शन, ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, और ये आ गया हमारे पास इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब यहाँ पे देखिए, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले है। इसका मतलब इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। तो कीन्स ने अनएम्प्लॉयमेंट को सॉल्व करने के लिए क्या सॉल्यूशन दिया है? देखिए, यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड अगर इंक्रीज हो जाए तो क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज कैसे करें? एग्रीगेट डिमांड के 3 कंपोनेंट्स हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के लिए कीन्स कहते हैं कि शॉर्ट रन में एमपीसी कांस्टेंट रहती है, और एमपीसी ही कंजम्पशन को डिटरमाइन कर रही है कि वो इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है। ऑटोनोमस कंजम्पशन तो बना रहेगा, जो इंड्यूस्ड कंजम्पशन है उससे हम देखेंगे कि कंजम्पशन बढ़ेगा या कम होगा। तो शॉर्ट रन में एमपीसी कांस्टेंट रहती है, इसलिए कंजम्पशन रिमेन्स कांस्टेंट। दिस सी इज कंजम्पशन, सो कंजम्पशन रिमेन्स कांस्टेंट। इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। अब देखिए, ये फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले वाली सिचुएशन है, मंदी की सिचुएशन है। और मंदी में क्या होगा? कोई भी बिजनेसमैन नया बिजनेस शुरू करना नहीं चाहेगा। मंदी की सिचुएशन में क्या होता है? इन्वेस्टमेंट को हम बढ़ा नहीं सकते, थोड़ा पेसिमिज्म रहता है, बिजनेसमैन डीमोटिवेटेड रहता है। इसलिए डिप्रेशन की सिचुएशन में, मंदी की सिचुएशन में हम इन्वेस्टमेंट को भी नहीं बढ़ा सकते, तो कंजम्पशन नहीं बढ़ा सकते, इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ा सकते, बचा क्या? गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाना होगा हमें, तब जाके एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। इसीलिए कीन्स बार बार इस चीज़ पर फोकस करते हैं। क्लासिकल मॉडल में भी, उसके क्रिटिसिज्म्स में भी हमने ये डिस्कस किया था कि कीन्स का क्या मानना था कि गवर्नमेंट रेगुलेशन ज़रूरी है मार्केट फेलियर के केस में। अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जबकि क्लासिकल मानते थे कि गवर्नमेंट को इंटरवेंट नहीं करना चाहिए। तो ये काफ़ी अलग अलग चलते थे, इनमें बनती नहीं थी ज़्यादा। तो कीन्स ने कहा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ाएंगे तब जाके एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ाने से फिर क्या होगा? एग्रीगेट डिमांड अपवर्ड शिफ्ट होगी, और अपवर्ड शिफ्ट होने के बाद यहाँ पे शिफ्ट हो गई, लेट्स सपोज AD से AD1 पर शिफ्ट हो गई, तो हमारा जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट शिफ्ट हो जाएगा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे। लेट्स से दिस पॉइंट इज F, तो एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा NF, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल हमें यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपके कीनेसियन मॉडल भी फिनिश होता है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट मल्टीप्लायर। देखिए, मल्टीप्लायर का जो कॉन्सेप्ट है वो कीन्स ने ही दिया था, और आप मान सकते हैं कि इस मॉडल का थोड़ा एक्सटेंशन है, कीनेसियन मॉडल का थोड़ा एक्सटेंशन है, उसका ही सप्लीमेंट पार्ट है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर के सभी नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएंगे। ये डायग्राम से आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, इन सभी के एक्सप्लेनेशन एग्जाम में आपको किस तरीके से लिखना है हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। अगर आपको हमारे लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमें लाइक दीजिए, आपके एक लाइक से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे कि जब हम एक ऐसे ही अच्छे लेक्चर्स लेकर आते रहें तो आपके पास नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। मुश्किल